आज हम एक प्रमुख समाजशास्त्री इमाइल दुर्खीम, जिन्हें एमिल डर्कहाइम कहकर भी संबोधित किया जाता है, कि प्रमुख विचारों, प्रमुख सिद्धांतों, प्रमुख पुस्तकों के बारे में संक्षिप्त विश्लेषण करेंगे। छात्रों की परीक्षाएं निकट हैं। लॉकडाउन की वजह से मुझे आशा है कि घर पर रहकर सरकार के द्वारा बताए गए सभी दिशा निर्देशों का सही तरीके से पालन कर रहे होंगे और ऐसे में घर पर रहकर ही प्रमुख सामाजिक समाजशास्त्र से संबंधित तथ्यों और अवधारणाओं के बारे में यदि आपको ऑनलाइन माध्यम से जानने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो मैं इसके लिए आपको सौभाग्यशाली समझता हूँ। और मुझे आशा है कि अधिकतर छात्र और प्रतियोगी छात्र इस लेक्चर का फ़ायदा उठा पाएंगे और समय का सदुपयोग करने में कामयाब रहेंगे। इमाइल दुर्खीम एक प्रमुख समाजशास्त्री हैं। समाजशास्त्र के फाउंडिंग फादर्स में से एक हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के एक वर्ष बाद 1858 में इनका जन्म फ्रांस में हुआ। एक यहूदी परिवार में ये जन्मे। ये अगस्त कॉम्ट, जो कि समाजशास्त्र के जनक, फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहे जाते हैं, उनसे बाद की पीढ़ी के समाजशास्त्री हैं। यद्यपि ये अगस्त कॉम्ट के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे, उनके प्रमुख सिद्धांत प्रत्यक्षवाद से काफ़ी प्रभावित थे। अपनी पुस्तक द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी में इन्होंने अगस्त कॉम्ट का उल्लेख कई बार किया है। अगस्त कॉम्ट की मृत्यु 1857 में ही हुई थी और उसके एक वर्ष बाद समाजशास्त्र को एक और अनमोल हीरा इमाइल दुर्खीम के रूप में मिला। इंग्लैंड के एक प्रमुख समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर, जिनका समय 1820 से 1903 तक है, वो इनके समकालीन समाजशास्त्री रहे हैं। विल्फ्रेड परेटो, जो कि इटली के समाजशास्त्री हैं, वो भी इनके एक तरह से समकालीन समाजशास्त्री रहे हैं। इमाइल दुर्खीम जहाँ एक तरफ हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, सेंट साइमन जैसे कई समाजशास्त्रियों से प्रभावित थे, तो वहीं ये कुछ विचारकों के विरोधी भी थे। इन्होंने कार्ल मार्क्स का विरोध उन्हें एक लेबल दे करके किया और इन्होंने कार्ल मार्क्स को एक डिस्प्यूटेबल एंड आउट ऑफ डेट हाइपोथेसिस कह करके संबोधित किया, क्योंकि ये उनके संघर्ष के आधार पर समाज को परिभाषित करने और समाज के परिवर्तन का कारण केवल संघर्ष को मानने के विचारों से सहमत नहीं थे। इमाइल दुर्खीम का ये भी कहना था कि यदि समाजशास्त्र की समाज के लिए कोई उपयोगिता नहीं है, कोई सामाजिक उपयोगिता नहीं है, तो ऐसे समाजशास्त्र को एक क्षण भी जीवित रहने का अधिकार नहीं है। दुर्खीम जो थे वो पूरी तरह से एंटी रिडक्शनिस्ट सोशियोलॉजिस्ट थे। ये सामाजिक तथ्यों के अतिरिक्त किसी भी अन्य तथ्य, जैसे कि मनोवैज्ञानिक, जैविक, भौगोलिक, किसी भी तत्व के आधार पर समाज की व्याख्या करने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि समाज की यदि व्याख्या हो तो केवल और केवल सामाजिक तथ्यों के आधार पर हो। ये कॉम्ट के अनुयायी थे। स्पष्ट रूप से ये भी एक तरह से पॉजिटिविज्म को ही आगे लेकर के चले हैं, और किस तरह से लेकर के चले हैं वो हम जानेंगे दुर्खीम के सामाजिक सिद्धांतों के बारे में। जब हम विश्लेषण करेंगे तो तब जानेंगे इसको। दुर्खीम जो हैं ये फ्रांस में जन्मे थे। फ्रांस अधिकांश सोशियोलॉजिस्ट की जन्मभूमि रही है। कई सामाजिक सिद्धांत फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोप में इन सभी देशों से निकल करके आए हैं और उनमें से अधिकांश फ्रांस से आए हैं। दुर्खीम
कॉम्ट से प्रभावित थे और इन्होंने ये कहा, कॉम्ट से प्रभावित होते हुए, कि सोशल सॉलिडेरिटी, जो कि इनका एक प्रमुख सिद्धांत है, उसका सोर्स डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि श्रम का विभाजन है। श्रम विभाजन के सिद्धांत में जो इनकी प्रमुख पुस्तक है और जो साथ ही साथ इनकी पीएचडी थीसिस भी है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, उसमें इन्होंने अगस्त कॉम्ट का 17 बार रेफरेंस दिया है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि किस हद तक दुर्खीम कॉम्ट के अनुयायी थे। हर्बर्ट स्पेंसर से भी ये काफ़ी हद तक प्रभावित थे, लेकिन इन्होंने स्पेंसर की जो व्यक्तिवादी भावना थी, उस भावना का इन्होंने विरोध किया। इनकी जो पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी है, पुस्तक 3 खंडों में विभाजित है और इसमें कुल मिलाकर के 16 अध्याय हैं। उसके बाद इनकी जो प्रमुख पुस्तक है वो रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895 में आई, जिसमें इन्होंने सामाजिक तथ्य की अवधारणा, सामाजिक तथ्य की विशेषताएं और किस तरह से हम समाजशास्त्र में ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह से हम साइंटिफिक स्टडी सोशल फैक्ट्स के माध्यम से कर सकते हैं, ये बताने का प्रयास किया है। उसके बाद इनकी प्रमुख पुस्तक द सुसाइड 1897 में आई। इसमें इन्होंने सोशियोलॉजी को, सुसाइड को एक सामाजिक तथ्य कहते हुए इसके समाजशास्त्रीय कारकों की व्याख्या की है और साथ ही साथ इन्होंने आत्महत्या के 3 प्रमुख प्रकारों, इगोइस्टिक, अल्ट्रिस्टिक और एनोमिक सुसाइड का विस्तृत उल्लेख इस पुस्तक में किया है। इनका एक और प्रमुख कार्य द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ नामक पुस्तक है, जो कि 1912 में प्रकाशित हुई और इसमें इन्होंने धर्म के प्रारंभिक स्वरूपों, एलिमेंट्री फॉर्म और टोटेमिज्म के बारे में विस्तृत व्याख्या की है और साथ ही साथ इन्होंने मैक्स मूलर और एडवर्ड टेलर के प्रचलित सिद्धांतों जैसे कि जीववाद और प्रकृतिवाद की आलोचना भी इस पुस्तक में की है। अगर हम बात करें इमाल दुर्खीम के द्वारा इन पुस्तकों में बताए गए कंसेप्ट्स की, तो इनके द्वारा प्रमुख रूप से सोशल फैक्ट, सोशल सॉलिडेरिटी, डिवीजन ऑफ लेबर, सोशियोलॉजिकल मेथड्स, सुसाइड, एनोमी और टोटेमिज्म, इन सभी थेरीज़ की व्याख्या अपने विभिन्न कार्यों में की गई है, अपनी विभिन्न पुस्तकों में की गई है। इसी क्रम में यदि हम पाठ्यक्रम के आधार पर, जो कि भारत के प्रमुख विश्वविद्यालयों में लगभग एक सा ही पाठ्यक्रम प्रचलित है और स्नातक के छात्रों को प्रमुख रूप से इमाल दुर्खीम के विषय में बताते समय सबसे पहले सोशल फैक्ट की व्याख्या की जाती है। सोशल फैक्ट यानी कि सामाजिक तथ्य। सामाजिक तथ्य क्या है, सामाजिक तथ्य के कितने प्रकार हैं, सामाजिक तथ्य की क्या विशेषताएं हैं। सोशल फैक्ट के बारे में इमाल दुर्खीम की व्याख्याएं उनकी एक प्रमुख पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में बताई गई हैं। इस पुस्तक में 6 चैप्टर्स हैं। इसमें सबसे पहला चैप्टर सोशल फैक्ट की व्याख्या करने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। चैप्टर में व्हाट इज सोशल फैक्ट डिस्क्राइब करने का प्रयास किया गया है और इमाल दुर्खीम इसको परिभाषित करते हुए कहते हैं कि द वेज ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग इज सोशल फैक्ट। A student of sociology, as a student of sociology, we ourselves have to decide what is social fact, यानी कि हम खुद ही परिभाषित कर सकते हैं कि वास्तव में सामाजिक तथ्य क्या है। सामाजिक तथ्य की 2 प्रमुख विशेषताएं तुर्कीम ने मानी हैं, एक्सटीरियरिटी और कंस्ट्रेंट, यानी कि ये हमारे सामाजिक वातावरण में बाहर उपस्थित है, न कि हमारे अंतर, यानी कि हमारे अंतर विचार, हमारी धारणाएं, हमारी भावनाएं, ये सभी सामाजिक तथ्य नहीं है, बल्कि सामाजिक तथ्य तो हमसे बाहर उपस्थित है, सामाजिक वातावरण में उपस्थित है,
समाज के द्वारा बनाए गए नियम, प्रथाएं, कानून, परंपराएं, ये सभी सामाजिक तथ्यों के रूप में हम पर दबाव डालते हैं। और दूसरी चीज़ है कंस्ट्रेन, यानी कि दबाव। बाह्यता के साथ साथ बाध्यता, ये हम पर दबाव डालते हैं। सामाजिक तथ्यों के कारण ही हम समाज के द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुरूप कार्य करते हैं, और यह बाध्यता ही हमें बांध करके रखती है कि हम एनोमिक व्यवहार, यानी कि विचलित व्यवहार या फिर नॉर्मलेसनेस से भरा हुआ व्यवहार नहीं करते हैं। सामाजिक तथ्य को परिभाषित करने के साथ साथ इनकी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में, बाकी के चैप्टर्स में ऑब्जेक्टिविटी किस तरह से हम मेंटेन करें, उसका तरीका, सोशल फैक्ट के टाइप, उसके अतिरिक्त क्लासिफिकेशन मेथड्स, और समाज शास्त्र में किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट संभव है, ये बताने का प्रयास किया गया है। समाज शास्त्र में एक्सपेरिमेंट संभव नहीं है, यह आलोचना की जाती थी और यह आरोप लगाया जाता था कि सोशियोलॉजी एक साइंस नहीं है। लेकिन दुर्कीम ने सबसे पहले ये परिभाषित करने का या फिर यह बताने का प्रयास किया कि सोशियोलॉजी एक साइंस है और इसमें भी एक्सपेरिमेंट संभव है। उस एक्सपेरिमेंट का तरीका कंपैरिजन है। कंपैरिजन हम दो सोसाइटीज़ में कर सकते हैं जिनकी सोशियस और इकोनॉमिक स्टेटस एक जैसी हो। कंपैरेटिव सोशियोलॉजी में सबसे पहले काम करने की वजह से ही इमाम दुर्कीम को फादर ऑफ कंपैरेटिव सोशियोलॉजी कह करके भी संबोधित किया जाता है। इमाम दुर्कीम की प्रमुख अवधारणा सामाजिक तथ्य या सोशल फैक्ट के बारे में यदि हम बात करें तो दुर्कीम ये भी कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जिसमें बाह्यता और बाध्यता ये दोनों ही सामाजिक तथ्यों की आत्मा है। यानी कि मेन चीज़ है एक्सटीरियरिटी और कॉन्स्ट्रेंट। अब दूसरी चीज़ ये है कि सोशल फैक्ट हमें किस तरह से प्रभावित करते हैं, ये हमारे अंदर आते कैसे हैं। तो उसका मेथड इन्होंने बताया है सोशलाइजेशन को। दुर्कीम कहते हैं कि सोशलाइजेशन वह तरीका है जिसके माध्यम से सोशल फैक्ट्स एक व्यक्ति में प्रवेश करते हैं। सोशलाइजेशन से तात्पर्य एक बायोलॉजिकल एनिमल का सोशल एनिमल में बदलना है, और सोशलाइजेशन परिवार, विभिन्न प्रकार की सामाजिक संस्थाओं, समूहों में रहने के कारण व्यक्ति के जन्म से लगाकर मृत्यु तक होता रहता है। यह भी एजुकेशन की तरह की एक प्रक्रिया है जो कि जीवन पर्यंत चलती रहती है। यानी कि सामाजिकरण व्यक्ति के एक बायोलॉजिकल एनिमल, यानी कि जब वह जन्म लेता है तब से लगा करके और उसकी मृत्यु तब तक होती है, तब तक चलने वाली एक प्रोसेस है। सोशल फैक्ट की स्टडी कैसे की जाए, और स्टडी की जाए तो वो ऑब्जेक्टिविटी के साथ कैसे की जाए, ये तरीके भी द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक में इमाम दुर्कीम ने बताने का प्रयास किया है। और उन्होंने कहा है कि इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम सोशल फैक्ट को एक थिंग, यानी कि एक वस्तु की तरह मानें। वस्तु के प्रति हमारे अपने विचारधाराएं, हमारी अवधारणाएं, हमारे प्रिजम्पशंस, हमारे प्रेजुडाइज, ये सब काम नहीं करते हैं। तो इस आधार पर ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करने में हमें सहायता मिलती है। उसके बाद इमाम दुर्कीम सोशल फैक्ट के टाइप्स को बताते हुए कहते हैं कि सोशल फैक्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, पैथोलॉजिकल एंड नॉर्मल सोशल फैक्ट। नॉर्मल सोशल फैक्ट जो कि समाज के लिए ज़रूरी हैं, और पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट जो कि समाज के लिए गैर ज़रूरी हैं, यानी कि जो समाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं और जो एनोमी या फिर नॉर्मलेसनेस के कारण उत्पन्न होते हैं। दुर्कीम आगे बताते हैं कि इसी अपने सिद्धांत के क्रम में बताते हैं कि सोशल फैक्ट जो होता है वो सुपर इंडिविजुअल होता है। सुपर इंडिविजुअल से तात्पर्य ये है कि ये अधिवैयक्तिक है। अधिवैयक्तिक एक थोड़ा क्लिष्ट शब्द है। इसका मतलब ये है कि व्यक्तिक चेतना से परे है। यहाँ पर व्यक्तिक चेतना गौण हो जाती है। व्यक्ति के व्यवहार महत्व नहीं रखता है, अपितु समाज जो चाहता है वो महत्व रखता है। ये व्यक्ति विशेष के कभी नहीं होते हैं। सामाजिक तथ्य जो होता है वो कभी भी किसी एक व्यक्ति का नहीं होता।
यदि हम कहें कि एक व्यक्ति ने क्राइम किया, एक व्यक्ति ने हत्या की, तो इसे हम सामाजिक तथ्य नहीं कहेंगे। लेकिन यदि लार्ज स्केल पर बहुत सारे व्यक्ति क्राइम करते हैं तो हम इसे सामाजिक तथ्य कहेंगे, क्योंकि एक सामूहिक अवधारणा है, न कि व्यक्तिगत अवधारणा। इसके बाद इमाइल दुर्खीम की ही एक प्रमुख अवधारणा डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, यानी कि समाज में श्रम का विभाजन। इसमें इनकी है एक थीसिस भी है और साथ ही साथ पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित हुई है, और पुस्तक के 3 खंड और साथ ही साथ 16 चैप्टर्स हैं। पहला जो इसका खंड है उसमें श्रम विभाजन क्यों ज़रूरी होता है ये बताने का प्रयास किया गया है। ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी क्या होती है, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी क्या होती है, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी से जुड़ा हुआ लॉ कौन सा है और मैकेनिकल सॉलिडेरिटी से जुड़ा हुआ लॉ कौन सा है। दूसरे खंड में श्रम विभाजन की ज़रूरत क्यों होती है, अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री इन दोनों का श्रम विभाजन को परिभाषित करने का तरीका अलग अलग है, इसके बारे में चर्चा की गई है। और सबसे अंतिम खंड में उपसंहार के रूप में दुर्कीम बताते हैं कि सामूहिक काम करने से संबद्धता बनी रहती है और संबद्धता में मोरालिटी निहित रहती है। श्रम विभाजन का जो आधार है वो मोरालिटीज़ ही है और इसका परिणाम आगे चलकर के सॉलिडेरिटी होता है। इसकी विस्तृत व्याख्या दुर्कीम ने इस पुस्तक में की है। केंद्रीय समस्या या थीम इस पुस्तक की ये है कि समाज में सुदृढ़ता या फिर व्यक्ति और समाज के बीच में संबंध क्या है, व्यक्ति और समाज आपस में कैसे संबंधित है और किस तरह से समाज के अंदर सुदृढ़ता यानी कि सॉलिडेरिटी बनी रहती है। अपने थीम पर आधारित या फिर अपनी केंद्रीय समस्या पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दुर्कीम ने 2 तरह की सॉलिडेरिटी की चर्चा इस पुस्तक में की है। पहली मैकेनिकल सॉलिडेरिटी जो कि सिंपल सोसाइटी की एक विशेषता है, और दूसरी ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी जो कि कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की एक विशेषता है। सबसे पहली मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक एकता। सबसे पहले जो समाज होते थे यानी कि आदिम समाज, उसमें जनसंख्या कम थी, लोगों में जुड़ाव था, कार्यों में विशेषीकरण नहीं था, स्पेशलाइजेशन नहीं था और डिवीजन ऑफ लेबर की मात्रा कम थी। लेकिन लोगों के बीच में एक प्रकार की एकता उस समय भी पाई जाती थी और उस एकता को उन्होंने यांत्रिक एकता या फिर मैकेनिकल सॉलिडेरिटी का नाम दिया है। उसके बाद धीरे धीरे समाज में जनसंख्या बढ़ी। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग दक्ष व्यक्तियों की ज़रूरत हुई, अलग अलग कार्यों में दक्ष व्यक्ति की ज़रूरत हुई और धीरे धीरे व्यक्तियों का इन कार्यों में स्पेशलाइजेशन हुआ। स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर के साथ साथ डिवीजन ऑफ लेबर भी बढ़ता चला गया, यानी कि कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में धीरे धीरे डिवीजन ऑफ लेबर की मात्रा बढ़ती चली जाती है और इस समाज के अंदर जो एकता पाई जाती है उसको इमाइल दुर्कीम ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी कह करके संबोधित करते हैं। ऑर्गेनिक इसलिए कहा है क्योंकि यह एक जीव या फिर एक व्यक्ति के शरीर के विभिन्न अंगों की तरह है। जैसे व्यक्ति के शरीर में विभिन्न अंग हैं, वैसे ही दुर्कीम समाज के विभिन्न अंगों को एक दूसरे से अंतर्निर्भर मानते हैं और समाज के ये विभिन्न अंग अंतर्निर्भर रहते हुए अपने अपने कार्यों को विशेषीकृत रूप से करते रहते हैं और उनके बीच में जो सॉलिडेरिटी है उसी को ये ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी के नाम से पुकारते हैं। अगर हम इन दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी वाले जो समाज होते हैं वो प्रिमिटिव सोसाइटी होते हैं, वो लेस एडवांस होते हैं, वो पुरातन होते हैं, आदिम होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी वाले समाज एडवांस होते हैं।
इंडस्ट्रियलाइजेशन उनमें शुरू हो चुका होता है और उन्हें हम आधुनिक समाज कह करके भी पुकारते हैं। मैकेनिकल सॉलिडरिटी वाले समाजों में डिवीजन ऑफ लेबर कम होता है, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी वाले समाजों में डिवीजन ऑफ लेबर अधिक होता है। मैकेनिकल सॉलिडरिटी वाले समाज कम जनसंख्या वाले होते हैं। निश्चित रूप से आप सभी जानते हैं कि आधुनिक समाजों में यानी कि ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी वाले समाजों में पॉपुलेशन ज़्यादा है। मैकेनिकल सॉलिडरिटी वाले समाजों में कलेक्टिव कंसाइंस अधिक पाई जाती है तुलना में ऑर्गेनिक सोसाइटी वाले समाजों की। अब कलेक्टिव कंसाइंस से तात्पर्य ये है कि लोगों के एक जैसे विचार, एक जैसी सहमति, किसी भी विचार पर, किसी भी सामाजिक तथ्य पर लोगों के बीच में सहमति की भावना मैकेनिकल सॉलिडरिटी वाले समाजों में अधिक होती है। अगला बिंदु है स्पेशलाइजेशन। जनसंख्या कम होने की वजह से स्पेशलाइजेशन भी मैकेनिकल सॉलिडरिटी वाले समाजों में कम होता है, जबकि ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी वाले समाजों में अधिक होता है। नेक्स्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है रिप्रेसिव लॉ। मैकेनिकल सॉलिडरिटी वाले समाजों में दमनकारी कानून या फिर रिप्रेसिव लॉ पाया जाता है। समाज के द्वारा जो कानून लागू किए जाते हैं उनके दो स्वरूप हमारे दुर्खीम देखते हैं। पुरातन समाजों में इसको रिप्रेसिव लॉ के रूप में और आधुनिक समाजों में रेस्टिट्यूटिव लॉ के रूप में देखते हैं। दमनकारी कानून को जानने से पहले दुर्खीम के शब्दों में अपराध क्या है यह जानना ज़्यादा जरूरी है। दुर्खीम मानते थे कि अपराध वह है जो सामूहिक चेतना को नुकसान पहुंचाता है, और सामूहिक चेतना कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या कलेक्टिव कंसाइंस से तात्पर्य लोगों की आम सहमति से है, यानी कि समाज जो कुछ चाहता है यदि वो व्यक्ति न करे तो उसे समाज अपराध की श्रेणी में रखता है। ये बहुत सीधी सी अपराध की परिभाषा दुर्खीम की है। उसके बाद दंड का उद्देश्य क्या है। दुर्खीम के शब्दों में दंड का उद्देश्य अपराधी को भयभीत करना बिल्कुल नहीं है, अपितु दंड का उद्देश्य अपराधी को सुधारना है, जैसा कि आधुनिक समाज में होता है। तो रेस्टिट्यूटिव लॉ को वो ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं जो कि अपराधी को सुधारने पर बल देता है। रिप्रेसिव लॉ अपराधी को दंड देने पर बल देता है, और ये पुरातन समाज की विशेषता थी। और आधुनिक समाज में प्रतिकारी कानून यानी कि क्षतिपूर्ति वाला कानून, यानी कि अपराधी को हम किसी तरह से सुधार सकें, ऐसा प्रयास किया जाए, इस तरह का दंड हो, ये व्यवस्था पाई जाती है। और सबसे अंत में यदि हम एक और विशेषता इसमें जोड़ना चाहें तो मैकेनिकल सॉलिडरिटी वाले समाज यानी कि आदिम समाज, यानी कि पुरातन समाज, यानी कि कम विकसित समाज, यानी कि अनऔद्योगिकृत समाज हाईली रिलीजियस होते हैं। हाईली रिलीजियस का मतलब है कि इन समाजों में धार्मिकता की भावना कूट कूट कर भरी होती है, जबकि आधुनिक समाज या फिर सावयवी समाज जो हमारे हैं या फिर ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी वाले समाज जो हैं उनमें सेक्युलर प्रवृत्ति यानी कि धर्मनिरपेक्षता की प्रवृत्ति, यानी कि किसी भी धर्म को विशेष महत्व न दे करके सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने की प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और इसका कारण विज्ञान का विकास, यातायात के साधनों का विकास, व्यक्ति की चेतना का विकास, पॉजिटिविज्म का विकास, साइंस का विकास, हम कुछ भी कह सकते हैं, ये सभी इसके लिए उत्तरदायी कारण है। इसके बाद दुर्खीम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी ऑफ सुसाइड। थ्योरी ऑफ सुसाइड इमाम दुर्खीम ने अपनी पुस्तक द सुसाइड में दी है, और ये पुस्तक 1897 में प्रकाशित हुई। सबसे पहले दुर्खीम बताने का प्रयास करते हैं कि आत्महत्या क्या है। ये आत्महत्या को भी एक सामाजिक तथ्य मानते हैं। सामाजिक तथ्य मानने का सीधा सा तात्पर्य ये है कि आत्महत्या के लिए भी सामाजिक कारण उत्तरदायी हैं। आत्महत्या की स्टडी सबसे पहले जैसे ही दुर्खीम ने स्टार्ट की तो उन्होंने इससे संबंधित भौगोलिक, मनोवैज्ञानिक या फिर जितनी भी अवधारणाएं और कारण उस समय प्रचलित थे उन सभी को नकार दिया। स्टैटिस्टिकल डाटा के एनालिसिस के आधार पर दुर्खीम ने अपनी एक अलग ही व्याख्या या सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये मानते हैं कि ये एक तरह का इंडिकेशन है डिसऑर्गेनाइजेशन का,
यानी कि समाज के विघटन का, और ये विघटन व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही स्तरों पर होता है। ये इसे एक सोशल फैक्ट मानते हैं, एक कॉन्शियस फैक्ट मानते हैं। कॉन्शियस फैक्ट मानने का तात्पर्य ये है कि दुर्कheim मानते हैं कि आत्महत्या व्यक्ति जानबूझ करके करता है। आत्महत्या को परिभाषित करते हुए भी दुर्कheim ने कहा है कि आत्महत्या स्वयं मृत व्यक्ति के द्वारा किए गए चेतन या फिर अचेतन प्रयास का सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम है। यानी कि व्यक्ति जो आत्महत्या करने जा रहा है, जिसने आत्महत्या की है, उस व्यक्ति ने जानबूझ करके, सोच समझ करके, किन्हीं कारणों से, सकारात्मक कारणों से या फिर नकारात्मक कारणों से, चेतन या फिर अचेतन रूप से आत्महत्या का प्रयास किया था। यानी कि वो कॉन्शियस था इस कृत्य के लिए। इसके बाद इन्होंने एक 3-fold क्लासिफिकेशन सुसाइड का अपनी इस पुस्तक में प्रस्तुत किया है, और आत्महत्या को इन्होंने 3 भागों में बांटा है। आत्महत्या को 3 भागों में बांटने के साथ साथ दुर्कheim ने अपनी इस पुस्तक में 3 खंड रखे हैं। पहले खंड में इन्होंने सुसाइड को एक्स्ट्रा सोशल फैक्टर्स जो होते हैं, जो गैर सामाजिक कारक होते हैं, उनको नकारा है। दूसरे पार्ट में इन्होंने सुसाइड के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान की है और बताया है कि सुसाइड इज़ अ सोशल फैक्ट। और सबसे अंतिम भाग में इन्होंने एक सामाजिक घटना के रूप में 3-fold क्लासिफिकेशन दिया है सुसाइड का, और 3 भागों में बांटते हुए सुसाइड को बताते हैं कि सबसे पहला भाग ईगोइस्टिक सुसाइड है, यानी कि अहमवादी आत्महत्या। दूसरा प्रकार अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड है, यानी कि परार्थवादी आत्महत्या। और तीसरा और अंतिम प्रकार एनोमिक सुसाइड है, यानी कि नॉर्मलेसनेस के कारण होने वाली आत्महत्या। इगोइस्टिक सुसाइड का मेन कारण लैक ऑफ इंटीग्रेशन है, यानी कि जैसे ही समाज में एकता की भावना कम हो जाती है, जैसे ही व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है, जैसे ही व्यक्ति का ईगो सेटिस्फाई होना बंद हो जाता है, जैसे ही व्यक्ति का ईगो हर्ट हो जाता है, व्यक्ति विधुर हो जाए, विधवा हो जाए, एकाकी हो जाए, या फिर अविवाहित हो जाए, उसका कोई मित्र ना हो, या फिर उसे सोसाइटी से, धर्म से, जाति से निकाल दिया जाए, तो इस तरह के व्यक्ति जो सामाजिक एकीकरण से विमुख हो गए हैं किन्हीं भी कारणों से, वो ज़्यादा प्रवृत्त होते हैं इगोइस्टिक सुसाइड की तरफ उन्मुख होने के लिए। दूसरा प्रकार है अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, और इसका प्रमुख कारण इमल दुर्कheim ने ओवर इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल विद सोसाइटी बताया है। यानी कि जब व्यक्ति अपने आप को भूल करके अपने आप को पूरी तरह से सोसाइटी पर न्यौछावर कर दे, परार्थवादी यानी कि परोपकारी, यानी कि इतना परोपकारी हो जाए कि वो सबको भूल जाए, अपना बलिदान करने के लिए तैयार हो जाए। यहाँ पर एग्जाम्पल काफ़ी पुस्तकों में दिया गया है, काफ़ी अच्छा है कि डेनमार्क के जो सिपाही थे या अभी भी होते हैं, वो यदि शारीरिक रूप से अपंग हो जाएं, तो वो अपंग होने के बाद किन्हीं और कार्य को करने की तुलना में, यानी कि युद्ध उनका जो प्रमुख कार्य था उसके अतिरिक्त कुछ और कार्य को करने की तुलना में आत्महत्या करना अधिक पसंद करते हैं। एक आलोचनात्मक तथ्य कई पुस्तकों में लिखा जाता है, और वहाँ पर जौहर प्रथा और सती प्रथा को भी अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड का एक स्वरूप बताया जाता है। ये तथ्य पूरी तरह से सही भी नहीं है, लेकिन इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है कि अपने आप को एक तरह से न्यौछावर कर दिया जाता था, और सामाजिक दबाव के कारण ऐसा किया जाता था। महिलाओं के द्वारा सती होने की जो प्रथा थी वो समाज के दबाव के कारण थी, और ये एक प्रकार से परार्थवादी आत्महत्या की श्रेणी में आती थी। सबसे अंतिम जो प्रकार है वो एनोमिक सुसाइड है, विघटनवादी। विघटनवादी यानी कि जब समाज का नियम व्यक्ति तोड़ता है तो एनोमी की स्थिति आ जाती है, नॉर्मलेसनेस की स्थिति आ जाती है, मानक शून्यतावादी स्थिति आ जाती है, अत्यधिक डिवीजन ऑफ लेबर हो, स्पेशलाइजेशन और डिफ्रेंशिएशन बहुत ज़्यादा हो जाए, तो व्यक्तियों की परस्पर प्रकार्यात्मक निर्भरता घट जाती है। जैसे कि आर्थिक संकट आने पर
सामाजिक अशांति बढ़ जाने पर, युद्ध के समय, महामारी के समय, तो ऐसी स्थितियों में व्यक्ति विचलित व्यवहार करने के प्रति प्रवृत्त हो जाता है। कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिनमें व्यक्ति अपने जीवन की लीला को समाप्त करने की ओर प्रवृत्त हो जाता है। तो इस सुसाइड को दुर्खीम ने एनोमिक सुसाइड के अंतर्गत रखा है। इसमें समाज में सामूहिक अस्तित्व पे समाज के रीति रिवाजों आदि का नियंत्रण नहीं रहता है, असंतोष व्याप्त रहता है और व्यक्ति विरक्त और अलग थलग पड़ जाता है। एनोमी से तात्पर्य एक ऐसी कंडीशन से है जिसमें हमारे नॉर्म्स, हमारे वैल्यूज़ बिल्कुल अनक्लियर होते हैं, और यह भी कह सकते हैं कि वो अनक्लियर होने के साथ साथ प्रेजेंट ही नहीं रहते हैं। इन सभी प्रकारों के अतिरिक्त एक और प्रकार फेटलिस्टिक सुसाइड का भी कई बार जिक्र किया जाता है। घातक आत्महत्या इसको कहा जाता है, कई पुस्तकों में इसका उल्लेख है। तो इसमें प्रमुख रूप से इसकी व्याख्या हम ये कह करके कर सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति जो है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट रेगुलेशन में रखा जाए, और जैसे कि नॉर्थ कोरिया में रखा जाता है, जैसे कि एक्सट्रीम रूल्स हों, उससे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति आत्महत्या करने की ओर प्रवृत्त हो सकता है। ऐसी स्थितियों के द्वारा जनित आत्महत्या को हम फेटलिस्टिक या फिर घातक आत्महत्या की श्रेणी में भी रख सकते हैं। इन सिद्धांतों के बाद टोटेमिज्म एक सिद्धांत इमाम दुर्खीम का है। इमाम दुर्खीम ने धर्म के समाजशास्त्र में भी काम किया है। उससे संबंधित इनकी प्रमुख पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, जो कि 1912 में प्रकाशित हुई, इसमें इन्होंने अपने धर्म के सिद्धांत को दिया है। वैसे धर्म के सिद्धांत पर काम करने वालों में विल्फ्रेड परेटो, कार्ल मार्क्स, जो कि धर्म को अफीम कहते हैं और धर्म को गैर जरूरी मानते हैं, मैक्स वेबर, जिन्होंने विश्व के 6 धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया और ये बताने का प्रयास किया कि प्रोटेस्टेंट धर्म में ही वह विशेषताएं थी कि पूंजीवाद को विकसित और पल्लवित कर सकें। इसी तरह से इमाम दुर्खीम ने भी धर्म के प्रारंभिक स्वरूप को बताने के लिए एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, यानी कि धर्म का एलिमेंट्री रूप, टोटेमिज्म को माना है। टोटेमिज्म का अध्ययन करने के लिए, यानी कि धर्म के प्रारंभिक स्वरूप का अध्ययन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने स्टडी की, ट्रोबियान द्वीप में अरुंटा जनजाति की, और इन्होंने उस समय प्रचलित टायलर की एनिमिज्म की थ्योरी और मैक्स मूलर की नेचुरलिज्म की थ्योरी को पूरी तरह से खंडित किया, नहीं माना। इन्होंने कहा कि व्यक्ति के लिए धर्म का जो सबसे प्रारंभिक स्वरूप था वो आदिम जनजातियों में देखने को मिलता है। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने 3 कंसेप्ट्स प्रमुख रूप से दिए हैं: धर्म, विज्ञान और समाज। धर्म ने दुर्खीम को एलिमेंट्री भी इसलिए कहा है क्योंकि आदिम समाजों में इन्होंने सबसे पहले धर्म के प्रारंभिक स्वरूप को देखा है। धर्म को परिभाषित करते हुए भी दुर्खीम कहते हैं कि धर्म धार्मिक क्रियाओं का एकीकृत रूप है जो कि पवित्र वस्तुओं से जुड़ा हुआ है। उससे आगे यदि हम बात करें या फिर निचोड़ की बात करें तो दुर्खीम ने समाज को ही ईश्वर माना है, समाज को ही सर्वोपरि माना है। जीववाद, प्रकृतिवाद का खंडन करने के बाद दुर्खीम पवित्र और पार्थिव, प्योर एंड प्रोफेन के आधार पर, प्योर का ही एंटीथेसिस प्रोफेन है, इन दोनों के आधार पर बताते हैं कि इन दोनों वस्तुओं के आधार पर ही पूरे संसार को विभाजित किया गया है, और सभी धर्मों का जो लगाव होता है, जो जुड़ाव होता है, वो पवित्र चीज़ों से होता है और अपने आप को वो अपवित्र वस्तुओं से दूर रखने का प्रयास करता है। एक ही वस्तु पवित्र और अपवित्र दोनों भी हो सकती है। एक फूल जब वो डाली पर लगा हुआ है तो उसे पवित्र की श्रेणी में व्यक्ति नहीं रखेगा, उसे तोड़ भी सकता है। लेकिन वही फूल यदि उसे प्रसाद में मिलता है, यदि वही फूल वह चढ़ाने के लिए जाता है किसी मूर्ति पर, तो उस समय वह
पवित्र की श्रेणी में आ जाता है, उसका महत्व बढ़ जाता है। तो वस्तु वही है, लेकिन उसका महत्व केवल हमारी सामाजिक अवधारणा के आधार पर, हमारे सामाजिक तथ्य के आधार पर, बाह्यता के आधार पर, जो कि सोशल फैक्ट की विशेषता है, उसके आधार पर बदल रहा है। तो स्पष्ट है कि धर्म ही वास्तविक ईश्वर है, समाज ही वास्तविक ईश्वर है। धर्म का प्रारंभिक स्वरूप इन्होंने टोटेमिज्म में देखा। अब ये टोटेमिज्म की स्टडी इन्होंने, जैसा कि मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन्होंने स्टडी की है इसकी, और एक ही पूर्वज को टोटेम माना जाता था जनजाति में। टोटेम से यदि हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो गोत्र के पूर्वज को ही हम टोटेम कहते हैं। सामान्य वस्तुओं को ऑस्ट्रेलिया के ट्रोबियन द्वीप के अंदर रहने वाली जो जनजाति के लोग थे वो चुरिंगा कहते थे, और सामान्य वस्तु जब टोटेम बन जाती है तो वो चुरिंगा नहीं रह जाती है, उसके कुछ विशेष सिंबल्स बन जाते हैं। ये टोटेम जो है वो कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई जीव भी हो सकता है, जंतु भी हो सकता है, पेड़ भी हो सकता है, पौधा भी हो सकता है, और इसके प्रति पवित्रता की भावना होती है, सम्मान की भावना होती है, इसे हानि नहीं पहुंचाई जाती है, तोड़ा नहीं जाता है, और इसको किसी भी प्रकार से अपवित्र शब्दों से विभूषित नहीं किया जाता है। टोटम के साथ जुड़े हुए विश्वास और कर्मकांड बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि धर्म के साथ जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए दुर्खिम इसे धर्म के प्रारंभिक स्वरूप के रूप में देखते हैं। हर एक व्यक्ति शक्ति के प्रतीक की उपासना करता है, यही बात बताने का प्रयास एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में दुर्खिम ने किया है कि विभिन्न रिचुअल्स का पालन करते हुए लोगों का जो समूह है उसके अंदर सॉलिडेरिटी बढ़ती रहती है, और यदि सॉलिडेरिटी को कोई नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाता है तो रिस्टिट्यूटिव लॉ के आधार पर ऑर्गेनिक सोसाइटी में, और फिर रिप्रेसिव लॉ के आधार पर मैकेनिकल सोसाइटी में पनिशमेंट की व्यवस्था भी समाज ने की हुई है। तुर्की के सभी सिद्धांत एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि ज्ञान की, विज्ञान की, सामाजिक विज्ञान की, प्राकृतिक विज्ञान की विभिन्न शाखाएं एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट हैं। और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि नॉलेज इज़ इंटरडिसिप्लिनरी और इंटरडिपेंडेंट। सभी ज्ञान विज्ञान की शाखाएं, सभी विषय एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित हैं, ज्ञान अंतर्वैश्विक है, और इसी आधार पर क्योंकि समाजशास्त्र भी विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के साथ अंतर संबंधित है, तो कई समाजशास्त्र की शाखाओं का जन्म हुआ है, और उनमें से धर्म के समाजशास्त्र, तुलनात्मक समाजशास्त्र में दुर्खिम ने विशेष रूप से काम किया है। दुर्खिम के सभी सिद्धांत जैसे कि टोटेमिज्म, द डिवीजन ऑफ लेबर, और मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, एनोमी, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कालक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है, और सिद्धांतों की व्याख्या भी महत्वपूर्ण है। आशा है ये लेक्चर छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आने वाले समय में अन्य समाजशास्त्रियों जैसे कि मैक्स वेबर, ऑगस्ट कॉम्ट, विल्फ्रेड परेटो, कार्ल मार्क्स से संबंधित लेक्चर जल्द ही अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू।